हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन अब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 10वां चैप्टर जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा को पढ़ाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए और भी ज़्यादा स्पेशल और ख़ास है जिनका इंटर का परीक्षा होने वाला है और इंटर के परीक्षा में ज़्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे जो हेडिंग लिखा गया है हेडिंग के हिंदी को समझते हैं। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा का हिंदी होता है अंग्रेजी ड्रामा का यानी अंग्रेजी नाटक की कहानी। स्टोरी मीन्स होता है कहानी। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं ये जो अंग्रेजी का जो ड्रामा है इसके कहानी का इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखा गया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मीनिंग थिंग डन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ड्रामा वर्ड है ना ये ग्रीक वर्ड से आया। कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग, जिसका अर्थ होता है थिंग डन। क्या होता है? थिंग डन। और थिंग डन का मतलब हिंदी में होता है किया गया काम। क्या होता है? किया गया काम। यानी ये जो पूरा पहला लाइन जो है इस पूरे लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा कि ये जो ड्रामा वर्ड है ना ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है थिंग डन यानी किया गया काम। आगे देखते हैं एंड द थिंग्स इट डज एज विथ एक्टिंग। और ऐसा किया गया काम जिसको ना एक्टिंग के साथ, अभिनय के साथ किया गया हो। देखिए ड्रामा जो है ना, ड्रामा भी एक काम है। क्या है? काम है, ठीक है। और यह एक ऐसा काम है जिसको ना एक्ट के साथ यानी अभिनय के साथ किया जाता है। अभिनय का मतलब होता है कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं ना तो उस काम को ना एक्ट करके दिखा भी रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रामा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रामा। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है, क्रिएट ए वर्ल्ड ए पार्ट ए वर्ल्ड मॉडल्ड ऑन आवर्ड्स। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। ये जो ड्रामा जो होता है ना, ड्रामा क्रिएट ए वर्ल्ड मतलब एक दुनिया को निर्मित करती है, एक दुनिया का निर्माण करती है। ए वर्ल्ड मॉडल्ड ऑन आवर्ड्स। और ये जो दुनिया होती है ना बिल्कुल हम लोगों की दुनिया की तरह ही होती है। देखिए नाटक जो होता है, नाटक में जिस कहानी को दिखाया जाता है, जिस कहानी को बताया जाता है, मतलब उस नाटक में जो कहानी रहता है वह एक दुनिया का निर्माण करती है, एक अलग दुनिया का ही निर्माण करती है। और वो जो दुनिया होती है ना बिल्कुल हम लोगों की दुनिया की तरह ही होती है, मतलब कोई दूसरी दुनिया नहीं होती, उसमें कोई दूसरी कहानी नहीं दिखाई जाती है। नाटक में भी हमारे समाज में घटने वाली घटनाओं को दिखाई जाती है, हमारे समाज में जो भी मतलब अच्छा है जो भी बुराई है उसके ऊपर नाटक के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाता है, जागरूक किया जाता है, बताया जाता है। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है, द टू वर्ड्स ड्रामा एंड प्ले आर साइनोनिम्स बट इन आवर कंट्री द वर्ड ड्रामा इज मोर पॉपुलर देन द वर्ड प्ले। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, द टू वर्ड्स मतलब ये जो दो शब्द है, और ये दो शब्द कौन कौन से हैं? ड्रामा एंड प्ले। ये ड्रामा और प्ले ये जो दो शब्द है आर साइनोनिम्स मतलब ये दोनों जो है ना पर्यायवाची शब्द है। कैसे शब्द है? पर्यायवाची शब्द है। बट इन आवर कंट्री लेकिन हमारे देश में द वर्ड ड्रामा इज मोर पॉपुलर देन द वर्ड प्ले। लेकिन हमारे कंट्री में यानी हमारे देश में ये जो ड्रामा वर्ड है ना ये ज़्यादा पॉपुलर, ये ज़्यादा प्रसिद्ध है देन द वर्ड प्ले। प्ले की अपेक्षा ये ड्रामा वर्ड जो है ना ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा लोकप्रिय है, ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ड्रामा का मतलब ही नाटक होता है और प्ले का मतलब ही नाटक होता है। लेकिन ये प्ले जो है ना हमारे देश में ज़्यादा फेमस नहीं है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा कौन फेमस है? ड्रामा। कौन फेमस है? ड्रामा, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? नाटक कहते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है, ड्रामा इज नॉट solely a form of literature, it is at once literary art and representational art। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। ड्रामा इज नॉट solely a form of literature। ड्रामा जो है ना ये सिर्फ साहित्य का रूप नहीं है, सिर्फ साहित्य का ही रूप नहीं है। slowly मीन्स होता है सिर्फ, ठीक है। तो ड्रामा जो है सिर्फ ये साहित्य का ही रूप नहीं है। इट इज़ एट वंस लिटरेरी आर्ट मतलब यह एक साहित्यिक कला है एंड रिप्रेजेंटेशनल आर्ट और ये एक प्रतिनिधित्वात्मक कला है। देखिए लिटरेरी आर्ट का मतलब होता है साहित्यिक कला और रिप्रेजेंटेशनल आर्ट का मतलब होता है प्रतिनिधित्वात्मक कला होता है। तो ये जो नाटक जो होता है, ड्रामा जो होता है सिर्फ साहित्य का रूप नहीं है, ये जो है ना एक साहित्यिक कला है और प्रतिनिधित्वात्मक कला है। एज
लिटरेरी आर्ट प्ले इज मेड ऑफ वर्ड्स। और ये जो लिटरेरी आर्ट है, ये जो साहित्यिक कला है और ये जो नाटक है, प्ले जो है, इज मेड ऑफ वर्ड्स, मतलब ये कुछ शब्दों से मिलकर बने होते हैं। और वो शब्द कौन कौन से हैं उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा गया ड्रामेटिक एलिमेंट्स। क्या लिखा गया? ड्रामेटिक एलिमेंट्स यानी नाटकीय तत्व। तो नाटकीय तत्व में क्या क्या आते हैं इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं प्लॉट। क्या आते हैं? प्लॉट। प्लॉट आते हैं। उसके बाद क्या, जिसे प्लॉट को हिंदी में कथानक कहते हैं। क्या कहते हैं? कथानक। कैरेक्टर मीन्स होता है पात्र। उसके बाद क्या होता है? डायलॉग। अच्छा, डायलॉग को वार्ता भी बोला जाता है। और गेस्चर मतलब होता है मनोदशा, मनोभाव, या इसे इशारा भी कह सकते हैं। सीनिक इफेक्ट्स का मतलब होता है प्राकृतिक प्रभाव। म्यूजिक का मतलब होता है संगीत। और सोलिलोक्वी का मतलब होता है आत्मभाषण। क्या होता है? आत्मभाषण। तो ये सभी क्या है? ड्रामेटिक एलिमेंट्स है। क्या है? ड्रामेटिक एलिमेंट्स है। यानी इन सभी वर्ड से मिलकर, इन सभी तत्वों से मिलकर ड्रामा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ड्रामा का निर्माण होता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ड्रामेटिक एलिमेंट्स है इसे आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ये 2 नंबर के फिक्स है कि पूछा जाएगा। ये इस बात की गारंटी है, इसलिए आप लोग इसे याद करेंगे। ये 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और एग्जाम में ज़्यादा समय भी नहीं बचा हो, इसलिए आप लोग इसे याद कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। The function of words or of literary elements in drama will vary। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। लिखा गया है द फंक्शन ऑफ वर्ड्स, मतलब ये वर्ड्स मतलब होता है शब्द। क्या होता है? शब्द। और ऑफ लिटरेरी एलिमेंट्स, और लिटरेरी एलिमेंट्स का मतलब होता है साहित्यिक तत्व। क्या होता है? साहित्यिक तत्व। तो ड्रामा में जो शब्द होते हैं और इसके जो साहित्यिक तत्व होते हैं सब मतलब विल वेरी, मतलब सब में ना वेरी मतलब वेरिएशन पाया जाता है, सब में विविधता होता है, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए मैं दोबारा इसको बोल दे रहा हूँ। ये वर्ड हो गया, शब्द हो गया, लिटरेरी एलिमेंट्स और कुछ साहित्यिक तत्व हो गए। इन सभी का ना ड्रामा में ना वेरी मतलब अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। अगर वर्ड आया तो इसका अलग कार्य है, कुछ लिटरेरी एलिमेंट्स हैं, साहित्यिक तत्व हैं तो इनका अलग फंक्शन है, अलग कार्य है। आगे देखते हैं। इन सम प्लेज द एक्टर्स आर ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस एंड द वर्ड्स प्ले ए नेलिजिबल पार्ट। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। इन सम प्लेज यानी कुछ नाटकों में द एक्टर्स आर ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस, यानी एक्टर्स जो होते हैं, नाटक के जो एक्टर्स होते हैं, जो अभिनेता होते हैं, आर ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस मतलब उसको ना पहले ज़्यादा मतलब प्राथमिकता दिया जाता है, उनको ना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एंड द वर्ड्स प्ले ए नेलिजिबल पार्ट, और वो जो प्ले होते हैं, नाटक जो होते हैं, उस नाटक के जो शब्द होते हैं ना, उसका जो भूमिका रहता है ना वो नेलिजिबल रहता है, मतलब नगण्य रहता है। इसको मैं दोबारा बताना चाहूँगा। देखिए कुछ ऐसे भी नाटक होते हैं जिसके जो एक्टर्स होते हैं, उसके जो अभिनेता होता है ना, उसी की ज़्यादा भूमिका रहती है, लेकिन उस नाटक में जो शब्द रहते हैं उस शब्द की भूमिका नगण्य रहती, मतलब यानी बहुत कम रहती। यानी वो जो नाटक होता है ना वो एक्टर के लिए ही जाना जाता है, मतलब एक्टर के वजह से वो नाटक जो होता है फेमस हो जाता है। आगे देखिए क्या लिखा गया है। इन अदर प्लेज, और कुछ अन्य नाटकों में द वर्ड्स आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस एज इन सम ऑफ जीबी शॉज प्लेज। देखिए इसमें लिखा गया, ये जीबी शॉ जो है ना, ये बहुत बड़े नाटककार हैं, इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े ये साहित्यकार हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। जीबी शॉ के जो कुछ नाटक होते हैं इसमें क्या होता है, वर्ड्स आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, इनके नाटकों में ना शब्दों को, वर्ड्स को ना ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है। देखिए अभी इससे पहले वाला लाइन में हम लोग क्या पढ़े थे कि कुछ ऐसे नाटक होते हैं जिसमें एक्टर की ज़्यादा भूमिका होती है, और दूसरे प्रकार के जो नाटक होते हैं उसमें ना शब्दों की ज़्यादा भूमिका होती है। और किसके नाटकों में शब्दों की भूमिका ज़्यादा होती है, तो जीबी शॉ के जितने भी प्लेज है, जितने भी नाटक है, उसमें ना शब्दों की यानी वर्ड्स की भूमिका ज़्यादा होती है, वर्ड्स का महत्व ज़्यादा होता है। और बाकी नाटकों में एक्टर्स यानी अभिनेताओं की महत्व ज़्यादा होता है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। द वर्ड्स यूज्ड इन ए ड्रामा में बी आइदर वर्ड्स और प्रोज, बट व्हिचएवर फॉर्म इज एम्प्लॉयड द जनरल पर्पस ऑफ द ड्रामा मस्ट बी सर्व्ड। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। द वर्ड्स यूज्ड इन ए ड्रामा, मतलब वे सभी वर्ड्स, वे सभी शब्द जिनका प्रयोग, जिनका यूज ड्रामा में होता है, नाटक में होता है, में बी आइदर वर्ड्स और प्रोज, मतलब वे शब्द जो है ना वो यानी पद भी हो सकते हैं, प्रोज यानी गद भी हो सकते हैं। ड्रामा में यूज होने वाले, नाटक में प्रयोग होने वाले जो शब्द है वह वर्ड्स भी हो सकते हैं यानी पद भी हो सकते हैं, प्रोज यानी गद भी हो सकते हैं। बट व्हिचएवर फॉर्म, लेकिन वो पद रहे यानी पद रूप में आए चाहे गद रूप में आए, किसी भी फॉर्म में आए, इज एम्प्लॉयड मतलब उसका प्रयोग किया जाता है द जनरल पर्पस
ऑफ द ड्रामा मस्ट बी सर्व्ड, यानी ये जो ड्रामा होता है, ड्रामा का जो जनरल पर्पस होता है, इसका जो सामान्य उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। यानी देखिए वर्ड्स आ जाए या प्रोज आ जाए, किसी का भी यूज हो, लेकिन ड्रामा का जो सामान्य उद्देश्य है ना उसकी पूर्ति होनी चाहिए, उसको सर्व्ड करना चाहिए। किसी भी रूप में आ जाए वो वर्ड, लेकिन ड्रामा का जो मेन उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है, इट हैज़ ए प्लॉट, कैरेक्टर एंड डायलॉग। ये जो ड्रामा होते हैं ना इसमें क्या होता है, प्लॉट होते हैं, कैरेक्टर होते हैं और क्या होते हैं, डायलॉग होते हैं। प्लॉट मीन्स होता है कथानक, कैरेक्टर मीन्स होता है पात्र होता है, और डायलॉग मतलब होता है वार्ता। क्या होता है, वार्ता होता है। ऐसे डायलॉग इंग्लिश में आप लोग समझते ही होंगे कि डायलॉग किसे कहा जाता है। आगे समझते इसमें क्या लिखा गया है, इन ए प्ले कैरेक्टर्स appear and events happen without any intermediate comment और explanations। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। इन ए प्ले यानी नाटक में कैरेक्टर्स appear, मतलब ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये जो पात्र होते हैं वो appears होते हैं, वो प्रकट होते हैं। एंड इवेंट्स हैपन, और घटनाएं घटती है। इवेंट्स हैपन का मतलब क्या होता है, घटनाएं घटती है। विदाउट एनी इंटरमीडिएट कमेंट और एक्सप्लानेशंस, मतलब बिना इंटरमीडिएट मतलब होता है मध्य, क्या होता है मध्य, यानी बिना मध्यवर्ती। कमेंट मतलब होता है टिप्पणी, और एक्सप्लानेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण, यानी बिना मध्यवर्ती टिप्पणी और स्पष्टीकरण के बिना इसमें ना जो घटनाएं होती हैं नाटक में वो घटती है, और इसके जो पात्र होते हैं वो प्रकट होते हैं। यानी कोई भी उसमें मतलब बीच में नहीं आता है, कोई भी कमेंट नहीं करता है, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देता है, और नाटक की घटनाएं, नाटक में जो घटनाएं होती है वो घटते रहती है, और नाटक के जो पात्र होते हैं, नाटक के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रकट होते रहते हैं, हमारे सामने आते रहते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। ड्रामा देन offers us a direct presentation of its imaginative reality। देखिए ड्रामा जो है ना, ड्रामा इस प्रकार से ड्रामा जो है offers us डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स इमेजिनेटिव रियलिटी। देखिए इमेजिनेटिव का मतलब होता है कल्पनाशीलता, और रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। इस प्रकार से नाटक जो है कल्पनाशीलता और वास्तविकता की मतलब प्रत्यक्ष प्रस्तुति प्रदान करती है। देखिए नाटक में जो कल्पनाशीलता होता है और उसकी जो वास्तविकता होता है उसको ना प्रत्यक्ष प्रस्तुति प्रदान किया जाता है नाटक के माध्यम से द्वारा। आगे समझते इसमें क्या लिखा गया है। इन दिस सेंस इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, मतलब इस अर्थ में ये जो नाटक होता है ना रिप्रेजेंटेशनल यानी प्रस्तुतिकरण कला होता है, मतलब प्रस्तुति कला भी बोल सकते हैं। मतलब ये ऐसा एक कला है जिसे प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत का मतलब होता है दिखाना, क्या होता है, दिखाना होता है। तो ये जो है ना ड्रामा जो होता है ये भी एक आर्ट है, एक कला है, जिसे क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसे प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसका प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इट कैन नॉट बी कॉम्प्रीहेंडेड एंड एंजॉयड विदाउट द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एसेसरीज। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। इट कैन नॉट बी कॉम्प्रीहेंडेड एंड एंजॉयड, मतलब इसको समझा नहीं जा सकता है और इसका आनंद भी नहीं उठाया जा सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एसेसरीज। देखिए कुछ बाहरी उपकरण के बिना नाटक को समझा जा सकता है और ना ही इसका आनंद उठाया जा सकता है। यानी इसको समझने के लिए, नाटक को समझने के लिए और नाटक का एंजॉय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल जो एसेसरीज होते हैं, कुछ बाहरी उपकरण होते हैं, उसका प्रयोग करना पड़ता है। इसके बिना हम लोग नहीं समझ सकते। जैसे हमें नाटक को देखना है तो हमें उसके लिए मोबाइल फ़ोन चाहिए, टीवी होना चाहिए, उसमें स्पीकर लगे होने चाहिए ताकि हम दृश्य को देख भी सके और सुन भी सके। यानी ये सभी क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल एसेसरीज हो जाएंगे। इसके बिना हम नाटक को ना देख पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। आइए देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा गया है। इट इज़ डिज़ाइंड फॉर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। यानी ये जो नाटक होता है ना इसको डिज़ाइन किया जाता है स्टेज यानी मंच पे ना परफॉर्मेंस करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, प्रस्तुत करना यानी दिखाने के लिए। यानी नाटक को ना डिज़ाइन ही किया जाता है मंच पे दिखाने के लिए, इसको परफॉर्म करने के लिए। एंड नॉट फॉर पर्सनल पर्सुअल। देखिए और ये जो है ना मतलब इसका जो निर्माण किया जाता है, इसको जो डिज़ाइन किया जाता है मंच पे प्रस्तुत करने के लिए, ना कि पर्सनल यानी ना कि व्यक्तिगत अवलोकन के लिए। पर्सुअल का मतलब होता है अवलोकन करना। क्या होता है, अवलोकन करना। तो नाटक का जो मतलब डिज़ाइन किया जाता है उसको स्टेज पे, मंच पे प्रस्तुत करने के लिए, ना कि व्यक्तिगत अवलोकन के लिए। आगे समझते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इट इज़ डिज़ाइंड फॉर रिप्रेजेंटेशंस बाय एक्टर्स हु
इम्प्रेशनेट इट्स डिफरेंट कैरेक्टर्स। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। ये जो नाटक होता है ना इसको डिजाइन किया जाता है रिप्रेजेंटेशंस बाय एक्टर्स हु इम्प्रेशनेट इट्स डिफरेंट कैरेक्टर्स। मतलब इसको ना डिजाइन किया जाता है एक्टर्स यानी अभिनेताओं के द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए यानी प्रस्तुत करने के लिए हु इम्प्रेशनेट इट्स डिफरेंट कैरेक्टर्स। और ये अभिनेता लोग जो होते हैं ना मतलब विभिन्न जो पात्र होते हैं विभिन्न जो कैरेक्टर्स होते हैं वह ना अपने मतलब अपने प्रस्तुतिकरण का क्या करते हैं प्रतिरूपण करते हैं। यानी इम्प्रेशनेट का मतलब होता है प्रतिरूपण करना। क्या करना प्रतिरूपण करना यानी नाटक को डिजाइन किया जाता है दिखाने के लिए। और इसके जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं इनके जो अलग अलग पात्र होते हैं वह जो है ना अपने पात्रों का क्या करते हैं प्रतिरूपण करते हैं यानी प्रस्तुतिकरण देते हैं और लोगों को दिखाते हैं और अपने कैरेक्टर्स को सही तरीके से क्या करते हैं मतलब प्ले करते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। ड्रामा थ्राइव्स ऑन द आर्ट ऑफ सेल्फ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब होता है पृथककरण। क्या होता है पृथककरण। और सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। क्या होता है स्वयं। ड्रामा जो है ना थ्राइव्स ऑन द आर्ट ऑफ सेल्फ डिटैचमेंट यानी ड्रामा जो है ना वह थ्राइव्स करता है मतलब पनपता है या डेवलपमेंट बोल सकते हैं। ड्रामा का जो डेवलपमेंट होता है और ड्रामा जो है मतलब आगे बढ़ता है आर्ट ऑफ सेल्फ डिटैचमेंट में यानी पृथककरण के कला के द्वारा। ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा मैं समझा दे रहा हूँ। यानी आर्ट ऑफ सेल्फ डिटैचमेंट का अर्थ होता है जैसे में कोई भी नाटक है तो उसमें किसी भी एक्टर को जो रोल दिया गया है वो सेल्फ डिटैचमेंट यानी सिर्फ अपने बारे में सोचे और अपना जो उसको जो रोल दिया गया अगर उसको वो सही तरीके से मतलब प्ले कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रामा जो है ना मतलब आगे बढ़ रहा है और ड्रामा में मतलब कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है और ड्रामा का डेवलपमेंट हो रहा है। यानी ड्रामा में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सेल्फ डिटैचमेंट के साथ मतलब स्वयं पृथककरण के कला के साथ मतलब ड्रामा को फलने फूलने में यानी पनपने में हेल्प कर सकते हैं। ए गुड ड्रामाटिस्ट लाइक शेक्सपियर ट्रीट हिज कैरेक्टर्स विथ गॉड लाइक इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता। क्या होता है निष्पक्षता। देखिए इसमें लिखल है अ गुड ड्रामाटिस्ट लाइक शेक्सपियर मतलब एक अच्छे नाटककार जो होते हैं जैसे में शेक्सपियर हो गए। शेक्सपियर को अच्छा नाटककार माना जाता है। तो एक अच्छे नाटककार जो होते हैं ट्रीट्स हिज कैरेक्टर्स विथ गॉड लाइक इम्पार्शियलिटी मतलब वो जो होते हैं ना अपने पात्रों को ईश्वर की तरह निष्पक्षता के साथ पेश करते हैं। यानी एक अच्छा जो नाटककार होता है ना वो अपने पात्रों को अपने कैरेक्टर्स को बिल्कुल निष्पक्षता के साथ पेश करता है। आगे देखते हैं इन ए ड्रामा द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लॉट और ऑफ व्हाट वी जनरली कॉल द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर आर नोन एज। देखिए इसमें इसके हिंदी को समझते हैं। इन ए ड्रामा मतलब नाटक में द डिफरेंट पार्ट्स मतलब इसके ना अलग अलग पार्ट्स होते हैं अलग अलग हिस्सा होते हैं ऑफ प्लॉट। इसके जो देखिए कोई भी नाटक होता है ना ड्रामा होता है उसका प्लॉट होता है उसका जो कथानक होता है उसके ना डिफरेंट पार्ट्स होते हैं अलग अलग हिस्से होते हैं ऑफ व्हाट वी जनरली कॉल द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। और ये जो प्लॉट के जो अलग अलग डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उसे ना हम लोग क्या कहते हैं ड्रामेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं यानी नाटकीय संरचना कहते हैं। और वो नाटकीय संरचना कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक्सपोजिशन होता है कॉम्प्लिकेशन होता है क्राइसिस होता है डिनाउनमेंट होता है कैटेस्ट्रॉफी होता है कंक्लूजन होता है। इस सब के हिंदी को समझ लेते हैं। एक्सपोजिशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति होता है। क्या होता है अभिव्यक्ति। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जटिलता। क्या होता है जटिलता। अच्छा क्राइसिस का मतलब होता है संकट। क्या होता है संकट। डिनाउनमेंट का मतलब होता है अंत। और कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है त्रासदी या आपदा भी बोल सकते हैं। और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। क्या होता है निष्कर्ष। देखिए ये सभी जो है ना ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है। क्या है ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है और इसे हम लोग क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ प्लॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ प्लॉट यानी नाटक में जो प्लॉट होते हैं उसके पार्ट्स है ये सभी। इसके हिंदी को समझ लेते हैं। समझा चुका हूँ ना। एक्सपोजिशन मतलब होता है अभिव्यक्ति कॉम्प्लिकेशन मतलब जटिलता होता है क्राइसिस मतलब संकट या आपदा बोल सकते हैं डिनाउनमेंट मतलब अंत होता है कैटेस्ट्रॉफी मतलब भी त्रासदी होता है या संकट होता है और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। आगे देखते हैं सो फार as the art of characterization is concerned the dramatist has no alternative but to make his characters reveal themselves through speech and actions। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। so far the art of characterization देखिए यहाँ तक कि ये आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन मतलब चरित्र चित्रण की जो ये कला है
Concerned, the dramatist has no alternative but to make his characters reveal themselves through speech and actions। देखिए ड्रामाटिस्ट जो होता है ना, अपने कैरेक्टर्स को, ड्रामाटिस्ट जो होता है मतलब नाटककार जो होता है, अपने पात्रों को स्पीच यानी वाणी एंड एक्शन और अपने कार्य से खुद को ना पेश करने का मौका देता है। इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। यानी ये जो नाटक के जो एक्टर सब होते हैं, उसके जो पात्र सब होते हैं, उसके जो अभिनेता सब होते हैं, वो अपनी वाणी के द्वारा यानी स्पीच के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा खुद को प्रकट करते हैं। रिवील मतलब होता है प्रकट करना, खुद को प्रकट करते हैं। इसके अलावा ना उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। आगे देखते हैं ये ड्रामेटिक स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। पहला होता है एक्सपोजिशंस। क्या होता है एक्सपोजिशन? इसको ना इनिशियल इंसिडेंट भी कह सकते हैं यानी प्रारंभिक घटना भी कह सकते हैं। उसके बाद होता है कॉम्प्लिकेशन। इससे कॉम्प्लिकेशन का अर्थ होता है जटिलता। क्या होता है? जटिलता। और राइजिंग एक्शन मतलब जो एक्शन होता है ना उसमें आगे की कहानी, मतलब आगे क्या क्या होने वाला है इसके बारे में। क्राइसिस, इसका मतलब होता है टर्निंग पॉइंट। क्राइसिस का मतलब क्या होता है? टर्निंग पॉइंट, यानी मतलब वो जो नाटक होता है उसमें कुछ ऐसा घटना घट जाना जिससे कहानी में टर्निंग पॉइंट आ जाता है, मतलब जिसे मोड़ कहते हैं। आगे लिखा गया डिनाउनमेंट। डिनाउनमेंट का मतलब होता है अंत। क्या होता है? अंत। इसे फॉलिंग एक्शन भी कहते हैं। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है इन ए ट्रेजेडी, मतलब दुख होता है। क्या होता है? दुख या आपदा भी कह सकते हैं। कंक्लूजन का मतलब होता है इन ए कॉमेडी, मतलब कंक्लूजन का अर्थ क्या होता है? निष्कर्ष। क्या होता है? निष्कर्ष। ऐसा निष्कर्ष जो मतलब कॉमेडी की तरफ ले जाता हो उसे क्या कहते हैं? कंक्लूजन कहते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। Parallelism is an outstanding feature of dramatic design and appears in the form of the reduplication of motifs, interest and themes। इसके हिंदी को समझ लेते हैं। पैरेललिज्म का मतलब होता है समांतरवाद। क्या होता है? समांतरवाद। तो समांतरवाद जो है ड्रामेटिक डिजाइन का ना आउटस्टैंडिंग फीचर्स है, मतलब एक अद्भुत जो है ना, मतलब बहुत ही उत्कृष्ट भी कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा फीचर्स है, बहुत ही अच्छा गुण है। अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ द रिडुप्लीकेशन ऑफ मोटिव्स, इंटरेस्ट एंड थीम्स। जो क्या करती है? मतलब मोटिव्स यानी उद्देश्यों को, इंटरेस्ट रुचियों को, थीम्स और विषयों को क्या करती है? दोहराने का काम करती है। यानी मतलब ये जो है पैरेललिज्म जो है समांतरवाद क्या करता है? तो ये नाटक का जो मतलब उद्देश्य होता है, इसका जो इंटरेस्ट रुचि होता है, इसके जो विषय होता है उसको ना दोहराने का काम करता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। अच्छा, जिस तरह से पैरेललिज्म मतलब इंपॉर्टेंट होता है और आउटस्टैंडिंग फीचर्स है, उसी प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। उसी तरह से ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट जो होता है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है? विरोधाभास। तो विरोधाभास का जो सिद्धांत होता है ये भी ना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आगे लिखा गया है द कंट्रास्ट इज इनहेरेंट इन द very nature of the conflict which is the backbone of drama। इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा है the contrast is inherent in the very nature of the conflict। देखिए इसमें लिखा है संघर्ष में ही विरोधाभास मतलब छुपा हुआ होता है, सम्मिलित होता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है विरोधाभास और कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष। तो संघर्ष में ही ये जो विरोधाभास होता है ना वह छुपा हुआ होता है। व्हिच इज़ द बैकबोन ऑफ ड्रामा। और यही जो होता है ना ड्रामा का क्या होता है? बैकबोन होता है, मतलब रीढ़ होता है। देखिए अगर ड्रामे में कंट्रास्ट देखने को ना मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो भाई ये ड्रामा में कोई जान ही नहीं रहेगा। इसलिए ये कॉन्ट्रास्ट और कॉन्फ्लिक्ट जो है ड्रामा का क्या होता है? बैकबोन होता है। मतलब बैकबोन का मतलब ऐसे रीढ़ की हड्डी होता है। उसी प्रकार से जैसे हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में हमारा जो बैकबोन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ड्रामा का बैकबोन कौन होता है? कॉन्ट्रास्ट और कॉन्फ्लिक्ट होता है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा। ये जो ड्रामा होता है, नाटक जो होता है, इसके बहुत सारे भिन्न प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं इसके। इन ए ट्रेजेडी मतलब कुछ ट्रेजेडी वाले नाटक होते हैं। देखिए ट्रेजेडी में क्या होता है? ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखांत। क्या होता है? दुखांत यानी दुख वाला। देखिए दुखांत नाटक में क्या होता है? द कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेट्स इन ए
कैटेस्ट्रॉफी, मतलब इसमें क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, संघर्ष जो होता है ना, टर्मिनेट्स का मतलब होता है अंत होना, ये टर्मिनेट्स में मतलब होता है अंत होना, ये किस में अंत हो जाता है, द कैटेस्ट्रॉफी में, यानी आपदा में अंत हो जाता है। ये ट्रेजेडी नाटक में क्या होता है, लोग संघर्ष करते हैं ना, तो वो जो है ना टर्मिनेट्स हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, किस में, कैटेस्ट्रॉफी में, यानी आपदा में बदल जाता है। व्हाइल ए कॉमेडी लीड्स टू हैप्पी कंक्लूजन, वहीं ये जो कॉमेडी वाला जो नाटक होता है, लीड्स टू ए हैप्पी कंक्लूजन, इसका जो अंत होता है ना, और ये जो है ना सुखद निष्कर्ष पे ले जाता है। देखिए ये ट्रेजेडी नाटक में क्या होता है, इसका अंत कैसा होता है, मतलब एक त्रासदी के साथ होता है, एक दुख के साथ होता है, और कॉमेडी जो है ना हम लोग को ना एक सुखद निष्कर्ष पे ले जाता है। कंक्लूजन मतलब क्या होता है, निष्कर्ष। तो कॉमेडी वाला जो नाटक होता है, जब ये नाटक की समाप्ति होती है तो हम लोग को हैप्पी यानी सुखद एहसास होता है, खुशी का मतलब एहसास होता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, कॉमेडी लीड्स टू ए हैप्पी कंक्लूजन, या एक सुखद निष्कर्ष देता है। आगे समझते हैं, ट्रेजी कॉमेडी इज बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। देखिए ये ट्रेजेडी कॉमेडी जो मतलब ड्रामा होता है, इस बोथ, ये दोनों होता है, इसमें ट्रेजेडी भी होता है और कॉमेडी भी होता है। मतलब कॉमेडी का मतलब होता है हास्य, क्या होता है, हास्य, यानी इसमें दुख भी होता है और हास्य भी होता है। आगे समझते हैं, आगे इसमें क्या लिखा गया है। फार्स मीन्स ए ड्रामेटिक वर्क डिजाइन स्लोली टू एक्साइट लाफ्टर। देखिए फार्स का मतलब होता है प्रहसन, क्या होता है, प्रहसन। तो फार्स मीन्स ए ड्रामेटिक वर्क, मतलब इसका अर्थ होता है एक नाटकीय कार्य, डिजाइन, जिसको मतलब डिजाइन किया जाता है स्लोली, सिर्फ, टू एक्साइट लाफ्टर, यानी हंसी जगाने के लिए। देखिए फार्स जो है ना, ये भी एक ड्रामेटिक वर्क है जिसको डिजाइन किया जाता है स्लोली, सिर्फ, लाफ्टर यानी हंसी को जगाने के लिए, हंसी को बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। मेलो ड्रामा इज टू ट्रेजेडी व्हाट फार्स इज टू कॉमेडी। देखिए मेलो ड्रामा जो है ना, मेलो ड्रामा इज टू ट्रेजेडी, मतलब ये जो है ना ट्रेजेडी के लिए, मतलब दुखांत नाटकों के लिए, व्हाट फार्स इज टू कॉमेडी, जिस प्रकार से कॉमेडी के लिए फार्स है, उसी प्रकार से ट्रेजेडी के लिए क्या है, मेलो ड्रामा है। यानी मेलो ड्रामा जो है ना, इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा दुख वाला नाटक पढ़ने को मिलेगा, त्रासदी वाला नाटक पढ़ने को मिलेगा। वहीं फार्स जो नाटक होते हैं, इसमें ना आपको कॉमेडी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कॉमेडी। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। द मास्क इज ए फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट which involves dance and disguise। देखिए इसमें लिखा है मास्क का मतलब होता है तमाशा, क्या होता है, तमाशा। द मास्क इज ए फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट्स, ये जो मास्क जो होता है ना, तमाशा जो होता है, नाटकीय मनोरंजन का एक रूप होता है, which involves, जिसमें शामिल होते हैं, डांसेज एंड डिस्गाइज, जिसमें शामिल होता है नृत्य और भेष बदलना। देखिए मास्क में क्या होता है, तो नृत्य भी शामिल रहता है और इसमें भेष बदलना भी शामिल होता है। एंड इन व्हिच द स्पेक्टिकुलर एंड म्यूजिकल एलिमेंट्स प्रीडोमिनेट ओवर प्लॉट एंड कैरेक्टर्स। देखिए इसमें क्या होता है कि कथानक और जो पात्र होते हैं उस पे ना म्यूजिकल मतलब संगीतमय तत्व, म्यूजिकल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, संगीतमय तत्व, और प्रोडिमेंट ओवर प्लॉट एंड कैरेक्टर्स। देखिए ये जो मतलब मास्क जो होता है, मास्क क्या है, मतलब एक नाटकीय मनोरंजन का एक तत्व है, ठीक है, जिसमें शामिल क्या क्या रहता है, नृत्य शामिल रहता है और वेश बदलना शामिल रहता है। और ये जो है ना पात्र और कथानक पर ना संगीतमय प्रभाव डालता है, आइए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया। टाइप्स ऑफ ड्रामा, यानी ड्रामा के प्रकार। इसमें सबसे पहले होता है ट्रेजेडी होता है, कॉमेडी होता है, ट्रेजी कॉमेडी होता है, फार्स होता है, मेलो ड्रामा होता है, मास्क होता है, वन एक्ट प्ले होता है। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। ट्रेजेडी वैसे नाटक को कहा जाता है जिसका अंत दुखांत हो, मतलब जिसमें मतलब अगर आप नाटक देख के निकलेंगे तो आपके मन में दुख का एहसास होगा। कॉमेडी मतलब होता है ऐसा नाटक जिसको देखने से आपको हंसी आए और मतलब उसका जो मतलब अंत होता है वो खुशनुमा होता है। ट्रेजेडी कॉमेडी का मतलब क्या होता है, इसमें ना दुख भी होता है और हंसी भी होता है। फार्स का मतलब क्या होता है, फार्स का मतलब होता है प्रहसन, मतलब ऐसा नाटक जिसमें सिर्फ हंसी ही हंसी हो। मेलो ड्रामा का मतलब क्या होता है, मेलो ड्रामा ऐसा नाटक होता है जिसमें सिर्फ दुख ही दुख हो। मास्क का मतलब होता है तमाशा, क्या होता है, तमाशा। अच्छा तमाशा में क्या होता है, तो इसके जो प्लॉट और कैरेक्टर होते हैं ना, इसमें ना संगीतमय प्रभाव डाला जाता है, संगीतमय प्रभाव पड़ता है और इसमें संगीत और भेष बदलना दोनों शामिल होता है तमाशा में। एक होता है वन एक्ट प्ले को एकांकी भी कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। ए स्टोरी ऑफ ड्रामा, यानी ये जो ड्रामा है ना, ड्रामा की कहानी को अब देखते हैं। इसमें लिखा गया है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा टेक्स अस बैक टू द सेंचुरी सक्सीडिंग द कमिंग ऑफ द
नॉर्मन्स, देखिए अंग्रेजी ड्रामा की जो कहानी है ना वह हमें ले जाता है, कहाँ पे ले जाता है, तो नॉर्मन के आगमन के बाद के सदी की ओर ले जाता है। यानी नॉर्मन जब आया था ना उसके सदी की ओर ले जाता है कौन, तो अंग्रेजी का जो ये ड्रामा है। द रिलीजियस प्लेज अपीयर्ड इन इंग्लैंड सून आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है नॉर्मन विजय। क्या होता है, नॉर्मन विजय। ये नॉर्मन लोग जो थे कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे और ये इंग्लैंड पे आक्रमण कर दिए थे। तो नॉर्मन विजय के बाद इंग्लैंड में ना अपीयर होने लगे, मतलब प्रकट होने लगे कैसे नाटक, तो धार्मिक नाटक। रिलीजियस प्लेस का मतलब होता है धार्मिक नाटक, यानी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद मतलब बनने लगा था। कौन सा नाटक बनने लगा था, धार्मिक नाटक बनने लगा था। कौन से नाटक का प्रस्तुतिकरण होने लगा था, तो धार्मिक नाटक का होने लगा था। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। These sacred plays were known as miracle प्लेज और मिस्ट्रीज। देखिए इसमें लिखा है दीज सैकर्ड पेज, मतलब ये जो पवित्र जो अदाएँ थी, ठीक है, पेज मतलब होता है अदा। क्या होता है, अदा। ये जो मतलब ये जो पवित्र जो अदाएँ थी वी आर नोन एज, मतलब इसको जाना जाता है मिरेकल प्लेज और मिस्ट्रीज। इसको ना मिरेकल प्लेज के रूप में जाना जाता है और किस रूप में जाना जाता है, मिस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है, रहस्य के रूप में जाना जाता है। मिरेकल प्लेज का मतलब होता है चमत्कारी नाटक। क्या होता है, चमत्कारी नाटक के रूप में और रहस्यमय नाटक के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। देयर पर्पस वाज डायरेक्टली डिडक्टिक। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसके जो मतलब पर्पस थे, इसके जो उद्देश्य थे वाज डायरेक्टली डिडक्टिव, मतलब इसके जो पर्पस थे वह प्रत्यक्ष रूप से उपदेशात्मक थे। डिडक्टिव का मतलब होता है उपदेशात्मक। क्या होता है, उपदेशात्मक। यानी ये जो मिरेकल प्लेज लिखे गए थे और ये जो मिस्ट्रीज जो प्लेज लिखे जाते थे, नाटक जो लिखे जाते थे, इसका जो उद्देश्य होता था ना वो कैसा होता था, प्रत्यक्ष उपदेशात्मक होता था। आगे देखते हैं। द अर्लीस्ट मिरेकल इन इंग्लैंड वाज ल्यूडस डी सैंक्टा कथुरियन। देखिए इसमें लिखा गया द अर्लीस्ट मिरेकल, मतलब प्रारंभिक जो चमत्कारी जो नाटक थे इंग्लैंड में वह कौन था, ल्यूडस डे सैंक्टा कथुरियन। ये क्या है, मतलब मिरेकल प्लेज है, मतलब चमत्कारी नाटक है। व्हिच वाज परफॉर्म्ड अबाउट द ईयर 1110, मतलब इसको ना परफॉर्म किया गया था। कब किया गया था, मतलब इसको प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था, 1110 में। कब किया गया था, 1110 में। देखिए पहला जो मिरेकल प्लेज है वो कौन है, ल्यूडस डे सैंक्टा कथुरियन। इसको प्रस्तुत कब किया गया था, 1110 में। कब किया गया था, 1110 में। आगे समझते इसमें क्या लिखा गया है। दीज मिरेकल प्लेज इंक्रीज स्टेडली इन नंबर एंड इन पॉपुलैरिटी। देखिए ये जो चमत्कारी जो नाटक थे ना, इंक्रीज स्टेडली इन नंबर एंड इन पॉपुलैरिटी, मतलब ये सभी जो नाटक थे ना उसने लोकप्रियता को बढ़ाया और नाटकों की संख्या को भी बढ़ाया। मतलब ये सभी जो नाटक थे ना, यहाँ पे जो चमत्कारी नाटक लिखे गए थे इसमें ना बहुत सारा इंक्रीजमेंट भी हुआ, मतलब बढ़ोतरी भी हुआ और ये मतलब प्रसिद्धि को भी हासिल किया, ये ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया। बाय द ईयर्स 1300s द मिरेकल्स वेंट आउट ऑफ एक्लेसिस्टिकल हैंड्स। देखिए एक्लेसिस्टिकल हैंड्स का मतलब होता है चर्च। क्या होता है, चर्च। तो इसमें लिखल है बाय द ईयर्स 1300, यानी 1300 में ये जो चमत्कारी नाटक थे ना चर्च के हाथों से क्या हो गए, निकल गए, मतलब चर्च के हाथों से बाहर चले गए। दे वीआर एडॉप्टेड एगरली बाय द ट्रेड गाइड्स, और ये जो है ना उत्साहपूर्वक इसको ना एडॉप्ट किया गया। पहले ये चर्च में रहने वाले लोगों के पास था और चर्च के रहने वाले जो लोग थे ये ऐसे चमत्कारी नाटक का निर्माण किया करते थे, लेकिन बाद में जो है ना 1300 के बाद ये उनके हाथों से निकल जाता है और उसके बाद इसको एडॉप्ट कौन करता है, उत्साहपूर्वक। एगरली का मतलब होता है उत्साहपूर्वक। कौन करता है, ट्रेड गाइडर्स। ट्रेड गाइडर्स का मतलब क्या होता है, व्यापारियों के जो मार्गदर्शक होते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रेड गाइडर्स कहते हैं। तो ट्रेड गाइड्स के द्वारा ये जो है एडॉप्ट किया गया था उत्साहपूर्वक, किस चीज़ को, तो मिरेकल जो प्लेज होते थे, जो चमत्कारी नाटक होते थे। दे वीयर अंडर द जनरल कंट्रोल ऑफ द काउंसिल ऑफ द टाउन, और ये सभी जो ट्रेड गाइड जो थे ये किसके अंडर में आते थे, किसके मतलब अधिग्रहण में आते थे, जनरल कंट्रोल ऑफ द काउंसिल ऑफ द टाउन, मतलब टाउन के ही जो जनरल काउंसिल थे उसी के अंडर में ये सभी आते थे। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 14th century ऑल दिस प्लेस वेयर इन वेरियस लोकेलिटीज ऑफ इंग्लैंड। देखिए बाय द बिगिनिंग ऑफ 14th century, यानी 14वीं सदी के
14वीं सदी के प्रारंभ में ये सभी जो प्लेस थे ना, वह इंग्लैंड के विभिन्न इलाकों में इसकी प्रस्तुतिकरण होने लगा था। देखिए इसमें लिखा गया है, सबसे पहले तो ये मिरेकल्स जो मतलब नाटक था वह चर्च के हाथों में था, चर्च में रहने वाले लोग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। बाद में जो है ये ट्रेड गाइड्स के हाथ में आ गया, और ये जो है मतलब इंग्लैंड के जो विभिन्न जो इलाके थे, विभिन्न जो हिस्सा था, वहाँ पे इसका क्या किया जाने लगा, मतलब इसका प्रस्तुतिकरण किया जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, इससे आगे मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में समझाऊंगा। अभी तक जो कुछ भी मैं इस वीडियो में समझाया हूं, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और मेरे चैनल सीके एजुकेशन आपको सब्सक्राइब करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो था आपके आने वाले इंटर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे जब तक समझ में ना आए, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखेंगे और समझेंगे। अगर इसका कोई भी हिस्सा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, यानी इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।